अच्छा जी, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हो गया। अब ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि Q3 में हमारे साथ थे। क्या बात। अच्छा, मतलब दोनों वहां से सही। और कितने ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं थे, मजबूरी में आए। हाँ सही, कोई मस्ती वाली बात थोड़ी। जिनको और स्लॉट नहीं मिला होगा, मजबूरी में आ गए होंगे। कितने ऐसे हैं? ये संडे वाले किस खुशी में मजबूरी में उठा रहे हैं भाई? आपके पास कौन सी मजबूरी? आपको शुरू से नहीं मिला हो? अच्छा, वही मजबूरी थी आपकी। सही, ये भी सही है। अच्छा सिला दिया। संडे वाले कितने हैं? अच्छी बात। वेडनेसडे वाले जो मैंने थोड़ी सी क्लास ली थी वो भी थोड़े बहुत आ गए होंगे। सही है, कुछ कुछ आ गए जिनको कहीं और नहीं मिला। वो शुरू से चल के आ गए थोड़ा सा यार। मैं शुरू से एक स्लॉट में नहीं रहा। अच्छा, जहां मैं गया वहां। अच्छा, वहीं से सैटरडे में रहे थे। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ नहीं, वो तो फिर आपने सैटरडे चूज कर लिया ना। ऐसे आगे हो सकते हैं। अच्छा सही, थैंक यू। ऐसे हो जाए थोड़ा सा, ताकि ना ये इतनी तारीफ मेरे घर वाले नहीं करते। हेड आता है। मजाक मजाक। अच्छा जी, मजाक मस्ती चलती रहेगी। जो लोग मजबूरी में आए भाई, कोशिश करेंगे कि आपकी ये मजबूरी रायगा ना जाए। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और हमारी क्लास की एक अलग लेवल होता है। वैसे मैं दूसरी क्लास में जाता हूँ, वहाँ से मेरे पास एक फीडबैक ज़रूर आता है। वो ये आता है कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने एक क्लास ली थी सैटरडे 2 to 5 में, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया था। उस क्लास के गया था, वहाँ भी थोड़ी मुझे आई थी। ठीक है, मेरे संडे वालों से पूछोगे तो सबसे ज़्यादा अगर मैंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है तो उसी क्लास में दिखाई थी। वरना आप कोशिश करते हैं कि हम मजाक मस्ती साथ में लेकर चले। हाँ ये है, पढ़ाई के वक्त मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई हो, मजाक मस्ती चलती रहेगी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो क्या है, हर बार हम पढ़ाई करते हुए थोड़ी मस्ती करते हैं। इस बार हम मस्ती में पढ़ाई करेंगे। इसकी वजह क्या है पता है? इस बार हमने डिसीजन लिया है कि हमारा जो क्वार्टर होगा हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी हमें आवे ना, लेकिन हमें तो कोडिंग भी नहीं आती थी। ऐसे ही हैं, वो सीख ली तो ये किस पता का नाम है, ये भी सीख लेंगे। ठीक है, सीखनी है ना। अभी क्लास के बाद क्या सीखनी है? कोडिंग या अंग्रेजी? दोनों सीखनी है। दोनों आती है? अच्छा, कितने लोगों को सीखनी है? पूछ रहा हूँ पीछे वालों, ये बताओ। ये सैटरडे संडे, तो आप लोगों से मेरा हमेशा अलग सवाल होता है, उनको अलग दुनिया होती है। अच्छा, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? जूम कर देंगे, लेकिन आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है पीछे? ठीक है, जिनको नजर नहीं आ रहा वो आगे आगे बैठ जाए, मसले वाली बात नहीं है। हम पहलिया ऑडिटोरियम में थे, यूआईटी में थे, सर सैयद में थे, हम जमीन पे बैठ जाते थे। यहाँ तो वैसे भी वो लगा हुआ है, मसले वाली बात नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, अच्छा जी, सर ने आपको रोड मैप बता दिया। एक ब्रीफ बता दूं कि इस क्लास में हम लोग इस क्वार्टर में जगह पढ़ेंगे और किस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि रोड मैप किस तरीके से। लेकिन प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट जरूर करेंगे। अब इस क्वार्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज है प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। क्या ये? प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। उसी के लिए हमें इंग्लिश आना जरूरी है। क्यों? देखिए, हम एलएलएम से बात करते हैं। ठीक है, अब सच बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो एलएलएम को इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देते हैं? सही से बताएं। सही इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखो आधे से भी कम हुआ है। बात यही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसे कहते हैं पहले ये बताता हूं आपको। प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शन को। किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शन को। कोई भी इंस्ट्रक्शन आप एलएलएम को देते हैं, ठीक है, कोई भी आप उसे ऑर्डर देते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं एलएलएम को एक इफेक्टिव, मतलब एक अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन देने की टेक्निक को।
आप नॉर्मली प्रॉम्प्ट देते हैं, लेकिन उससे आपने देखा होगा कभी कभी आपका रिजल्ट सही नहीं आता। लेकिन हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, ये टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम इफेक्टिव जो है इफेक्टिव वे में मतलब ये अच्छे तरीके से एलएलएम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि एलएलएम को हम जो प्रॉम्प्ट देते हैं ना, एलएलएम जो अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट समझता है वो है इंग्लिश में। किसमें समझता है? इंग्लिश में। तो एलएलएम को प्रॉम्प्ट देने के लिए, इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देने के लिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए, जो कि हमारी कमजोरी है। तो इसलिए फिर सर से डिस्कशन हुई थी और हमने डिसीजन लिया था कि इस बार कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी क्लासेस को इंग्लिश में जो है पढ़ाएंगे। फायदा क्या होगा इससे कि हमें इंग्लिश बोलना आएगी और साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आएगी। लेकिन मसला ये कि यहाँ पढ़ाते हैं हम लोग तो उर्दू समझ नहीं आती। अब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो भाई दो मसले हो जाएंगे। वो बोलेंगे सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, वही समझ नहीं आ रही, इंग्लिश कहाँ समझे। तो या तो इंग्लिश समझे या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। हमें 4 क्लासेस के अंदर प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को कंक्लूड करना है। ठीक है, उसको खत्म करना है। कॉन्टेक्स्ट है अच्छा खासा हमारे पास, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे हम आहिस्ते आहिस्ते इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है, उसकी जो लेवल है, उसको बढ़ाते जाएंगे। आज तो हमने उर्दू में बात की, ठीक है, क्योंकि आज मैं पर्ची लेकर नहीं आया इंग्लिश की, वरना मैं उसको देख के बोलता। ऐसे ही है ना? वैसे ये है, इतना बता दो, थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है। ऐसे इंग्लिश सबको ही आती है, इतना बताओ मैं। आप लोग सब लिख लेते हैं इंग्लिश, बहुत सारे लोग बोलते भी हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं? अच्छा, फ्लुएंट नहीं बोलते, कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कितने ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कि हम इंग्लिश दूसरों को पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ाने की बारी आई तो? सही है। तो मैंने कुछ चीजें सोची भी हैं कि किस तरीके से हम लेके चले। मैं पढ़ाऊंगा नहीं। देखिए, इंग्लिश में मैंने अपनी ऑब्जर्व किया ना, इंग्लिश मैंने भी अच्छी खासी बोल ली है, लेकिन ये है जब प्रैक्टिस छूट जाएगी। जब मैं फ्रीलांसिंग जो क्लाइंट वगैरह से काम करता था, तो उसकी क्लाइंट जब डीलिंग करते हैं ना, तो उसको उर्दू में नहीं बात करता। यूएस के क्लाइंट होते हैं, बाहर के क्लाइंट होते हैं, तो उससे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करती है। उस वक्त मेरी इंग्लिश भी सही हो गई थी। ठीक है, तो फिर जब प्रैक्टिस छूटती है तो आप दोबारा रोजमर्रा की जिंदगी में हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात यह है कि ना हमें उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, तो टेंशन वाली बात नहीं। इंग्लिश उर्दू से ज्यादा आसान है। बस बात यह कि हम इंग्लिश बोलते नहीं, हमें इसलिए इंग्लिश आती नहीं। और ये चीज ध्यान में छोड़ देंगे भाई, पूरी पंक्चुएशन के साथ आर्टिकल वगैरह जो इसकी सारी ग्रामेटिकल जो चीजें हैं उनको सब फॉलो करना है। किसी ने कभी किसी गोरे को अंग्रेजी बोलते हुए देखा? अरे आपके रिश्तेदार ही होंगे, गोरे को छोड़ो, जो बाहर रहते हैं, क्या बोल रहे होते हैं? उनकी इंग्लिश ऐसे जैसे हमारी उर्दू है, सब मिक्सअप। यहां कोई ऐसा बताया जिसको प्योर उर्दू आती है? हम जो उर्दू बोलते हैं ना, वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उर्दू के हमने बहुत डेफिनेशन चेंज कर दी। हम मिक्सअप बोलते हैं, ठीक है, चाइना की उर्दू हम बोलते हैं। हाँ, तो सिमिलरली वो भी ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं। तो हमने भी कोशिश करना है कि इस क्वार्टर के अंदर इंग्लिश और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम आपको पढ़ा देंगे, यकीन करें, हम आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे, आप सो जाओगे। क्योंकि जब तक आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखना और बोलना नहीं आएगी, आप उसको लिख नहीं पाओगे। आपने कहा सर ठीक है, समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है, आपने जो बोला सही बोल गए, तालियां बजाए, घर पे घर बोल गए। फिर ये मसला आता है क्योंकि हमारे साथ ये इशू हो चुका है। अभी हमने PISA वगैरह भी टेस्ट लिया था, वहां पर जो टेस्ट दे रहे थे स्टूडेंट, उनको प्रॉम्प्ट पढ़ना ही नहीं आ रहा था। तो समझना दूर की बात, वो पढ़ना ही नहीं आ रहा। वो कह रहे सर हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, इंग्लिश नहीं आती, हम पढ़ के सकें। तो बात ये कि आप जब पढ़ना नहीं आएगा तो आप क्या समझोगे। तो इस क्वार्टर में हम लेके चलेंगे। अब इसकी मैंने कुछ चीजें सोची हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश को बेहतर कर सकें और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बेहतर कर सकें। अच्छा, क्लास को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश में मेंटेन रखें। बीच में उर्दू जरूर आएगी, जहां मैं भूल जाऊंगा, जहां मेरी पर्ची खत्म हो जाएगी या जहां आपकी समझने की ताकत खत्म हो जाएगी, वहां हम उर्दू का टेस्ट ले आएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, हम अपनी क्लास को इंग्लिश मेंटेन लेवल अप करते जाएंगे।
अब आपने अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर करना है। यार मेरी टीचर थी, ठीक है, इंग्लिश की, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई थी, उन्होंने एक रूल रखा था कि क्लास में, अच्छा आपके टीचर ने भी रखा होगा, क्लास में अब से हम बात करेंगे किसमें, इंग्लिश में। चाहे टूटी बोलो, फूटी बोलो, चाहे ऐसी बोलो जो खुद को समझना है, लेकिन बात किसमें करनी है, अंग्रेजी, इंग्लिश में। तो मैं सोच रहा हूँ मजा आएगा, इस बार ये इम्प्लीमेंट कर ले रूल। जो सवाल किया जाएगा इंग्लिश में किया जाएगा, जो जवाब दिया जाएगा इंग्लिश में दिया जाएगा, ठीक है। आपस में जो कम्युनिकेशन करोगे वो भी इंग्लिश में करोगे, ठीक है। चाहे टूटी फूटी बोलो, चाहे हर जो कह सकते हैं ना, हर वर्ड के साथ आईएनजी लगा के लपेट दो, जो करना है करो, लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कि हम कम्युनिकेशन, अच्छा इसका फायदा क्या होगा सिर्फ बता रहा हूँ, इंग्लिश प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को छोड़ो, मैं आपको सब सिंपल में बता रहा हूँ। अच्छा मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, काफी टाइम से मैं खुद की इंग्लिश भी है फ्लुएंसी की तरफ लेकर जाना था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में सबसे बड़ा फायदा मेरा होगा, क्योंकि आप अगर गलत बोलोगे तो मसला नहीं होगा, लोग हंसेंगे, बंद होंगे, मेरी तो वीडियो बन रही होगी। और ऐसे ऐसे हैं कि वीडियो की शॉर्ट क्लिप निकाल के लिंक्डइन पे वायरल कर लेंगे सर, आप और वायरल। और अब अगर थोड़ी मार्केटिंग वैसे हो चुकी है तो बहुत हो जाएगी, हर जगह पे मेरी चल रही होगी, जो मैं अपनी अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ, तो मुझे और सब समझ के बोलना पड़ेगा। की जगह सर तो नेक्स्ट क्लास से मुझे और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें रोज अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर हमें इंग्लिश को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज इंग्लिश इन आवर डेली कम्युनिकेशन। देखो पहली इंग्लिश आ गई, ठीक है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो पहले तक बोलना सीखा, इंग्लिश आती है, ठीक है, मैंने अंग्रेजी थोड़ी बहुत आवे, ठीक है। अब इसका कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि हम थोड़ी बहुत जो है टीम बनाएंगे जिनको इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है, वो अपने तौर पे अगर अवेलेबल हैं तो वो डेली तो ना करें, वीकली सेशन कर लें इंग्लिश के, यूट्यूब पे कर लें, कोई भी कर लें, तो जिससे ये हो कि एक हमारी जो जगह जब भी हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना किसी चीज में, हम एक ही कहेंगे थोड़ी अंग्रेजी बहुत मेहनत करके सुन भी नहीं, समझ नहीं आएंगे हमें। हम रोजाना आप इसको यूज करेंगे, आप आपस में जब ग्रुप बनाए ना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे ना, व्हाट्सएप वो भी इंग्लिश में करें। और वो तो पता है, ये तो आसान लग रहा होगा आपको, चैट जीपीटी को दिया, आपने टूटी फूटी इंग्लिश उसने करके दे दी। एक और चीज चेंज है, अब से जो आप कम्युनिकेशन करेंगे व्हाट्सएप पे भी, वो वॉइस मैसेज में करेंगे। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें वो इंग्लिश में हो, ओ भाई मसला नहीं है। एक वॉइस मैसेज 1 मिनट के रिकॉर्ड करने में आपको चाहे 1 घंटा लग जाए, यकीन करें, ये है रूल कि अगर जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आप रोजाना, कितने ऐसे हैं जो रोजाना व्हाट्सएप पे बात नहीं करता, अच्छा घर वालों से अगर कर सकते हैं अभी तो बात कीजिएगा, वरना वो मेंटल करार दें मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन आपस में तो कर सकते हो ना। पता चले घर पे जाके उन्होंने कहा इंग्लिश में बात करो, तो पहले तो घर वाले आपको देखेंगे नीचे से ऊपर तक, फिर आपको अम्मी जो हैं वो जाके पैनाडोल दे देंगी, क्योंकि बकौल अम्मियों के सारी बीमारियों और सारी चीज की जड़ मोबाइल है। अच्छा आप तो मेरी अम्मी लैपटॉप भी मेरे लैपटॉप में लगा होता है, ठीक है, या फिर और सारी बीमारियों का हल जो क्या है, पैनाडोल, ठीक है। तो घर में अगर बोल सकते हैं तो बोलें, भाई बहनों से बिल्कुल बोलें, छोटे भाई बहनों को बोलते हैं, उनको क्या पता, ठीक है। लेकिन अब आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगे ना, वॉइस मैसेज में करेंगे, किस पे करेंगे, वॉइस मैसेज पे और इंग्लिश पे। मेरे पास अगर कोई क्वेरी आए उर्दू में, मैं बता रहा हूं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं भी फिर इंग्लिश बोलूंगा जब आपको मैंने कहा है तो, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फौरन इंग्लिश में, क्योंकि दायरे एक चीज स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं इंग्लिश में थोड़ी बहुत रट्टा मार के आ भी जाऊं, ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, बोल लूंगा, 3 घंटे ना तो 1 घंटा बोल भी लूंगा। लेकिन अगर आपको समझ ना आए, हफ्ते में 1 बार अगर इंग्लिश सुनोगे आप लोग, तो वैसे ही क्लास ऊपर से जाती है, अब तो छूकर निकल जाएगी, और फिर बाद में जो ब्लेम करोगे
पहले ये होता था कि सर हम लोग है ना नोट नहीं कर पाते, इंटरनेट नहीं चलता, आप ब्लेम क्या करो, पता है मुझे सर की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो मेरे ऊपर तो और मसला हो जाएगा। तो अब से पहला रूल क्या है, क्लास में क्या बोलनी है, इंग्लिश। कितने लोग क्लास में इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है? हाँ, इंग्लिश बोलनी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कुछ भी बोल दो। मतलब यह है कि जितना बोलते थे उतना बोलना, फजूल मत बोलना, ठीक है। और ये आप लोग, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, ये आप लोग ग्रुप की बात करो जो मैं बैठा हुआ है। सर यहाँ बात कर रहे थे, आप लोग की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, कोशिश करना नेक्स्ट टाइम ख्याल रखो, ठीक है। वरना याद है ना वो इंग्लिश में स्पीच देने वाली स्कूल वाली कहानी, यहाँ ऐसे सुनवाऊंगा आप लोगों से, और सबके पास मोबाइल है? आई फॉरगेट इट, देखो स्टार्ट हो गया, अच्छी बात है। मैं क्या बोलूं इसमें आगे? मेंशन नॉट, ठीक है। और कुछ सही है? अच्छा दोबारा हैंड रेज करें, कितने लोग ऐसे हैं कि अगर हम उनको कहें कि किसी को इंग्लिश मतलब ये है कि सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, अगर हम करवाएं तो, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अवेश, क्या नाम है आपका? उकाशा, बोल रहे थे उकाशा, क्या बात है, अच्छी बात है। आप भी बोल रहे हो तो आप भी, और वहां से, ठीक है हम देखते हैं। अच्छा आप भी, लेकिन मसला ये दूसरों को सुननी भी होती है, आप जो बोलोगे तो फिर उनकी बारी नहीं आएगी। जी जी सर, ठीक है सर, ठीक है। तो आपसे डरना नहीं है, इंग्लिश बोलनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ इंग्लिश में लेकर चलेंगे, मसला नहीं है कोई भी, ठीक है। समझ नहीं आ रही इंग्लिश, हमें प्रोग्रामिंग कौन समझ आती थी भाई, सीरियस बात है। आज से जब हम पहले आए थे, पाइथन कितने लोगों को आती थी पहले से? नहीं आती थी। जिनको नहीं आती थी, कितने इनको आती है? एक दो होंगे, इक्का दुक्का, बाकी सबको आती है। अब चाहे चैट जीपीटी से देख के, लेकिन समझ तो आ जाती है, लिख लेते हो थोड़ा बहुत, समझ लेते हो, तो हमने वो भी सीख ली। और इंग्लिश हम यूटिलाइज करते हैं भाई, रोज हम बोलते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम कम्युनिकेशन में इसको हम यूज टू नहीं है इसकी, तो हम रोजमर्रा में इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो अब एक फेज आपका ऐसा आएगा कि अभी आप पढ़ लोगे तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी ना, इंग्लिश और उर्दू अच्छी होगी, लेकिन इसको मैनेज करना है, ठीक है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन इंग्लिश में करोगे, क्लास में इंग्लिश बोलोगे, कोशिश करोगे रोजाना कुछ आर्टिकल्स वगैरह, पहले कहते थे अखबार पढ़ो, अब जदीद दौर है आर्टिकल्स पढ़ो टेक्नोलॉजी के, ठीक है, तो उनको पढ़ो, उससे भी आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। जैसे जैसे बोलोगे इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। फिर हम सेशन भी करवाएंगे, ठीक है। तो तैयार है सब? यस। इंग्लिश पढ़ने के लिए। अच्छा कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश समझ नहीं पाते, बोलना दूर की बात, वो समझ भी उनको बिल्कुल नहीं आती? माशाल्लाह। When did I say that you all are not educated, buddy? देखो थोड़ी बहुत मुझे भी आती है। Yes, you can say that. बात एजुकेशन के लिए हमने स्टैंडर्ड बना दिया है कि जिसको इंग्लिश आता है वो एजुकेटेड हो। क्या उर्दू मीडियम से पढ़े लिखे नहीं होते? बात यह है कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बना दिया कि जिसको इंग्लिश आके मुंह टेढ़े करके बोल रहा है जो, वो एजुकेटेड है, जबकि उसको और कुछ आता ना हो। कह रहे किस्सा भी इसका है, सजिया ने हमें बताया था, बड़ा मजेदार था। मैंने कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, कहीं मौका है तो करूंगा, देखते हैं कैसा रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा ये टॉपिक की तरफ आते हैं हम। आज तो हम उर्दू में लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास से हम जो है आहिस्ते आहिस्ते, आज भी कोशिश करेंगे बीच में थोड़ी बहुत अंग्रेजी का टच दे दें, और साथ साथ अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश अगर आप सीखेंगे सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फायदा नहीं होगा। देखें इंग्लिश जब बोलेंगे ना तो आप अभी इस लेवल पे डेवलपर है, कल को आपको क्लाइंट से बात करनी होगी, ठीक है, मार्केट में आपको पेश तो करना पड़ेगा ना। आप पाकिस्तानी मार्केट में रहेंगे, बता दूं पाकिस्तानी क्लाइंट तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं, मैं खुद भी नहीं काम करता, मुझे कोई आता है मगर मैं पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम नहीं करता, ठीक है। बाहर का क्लाइंट आएगा तो उससे आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे उतना तो आपके लिए, आपको इंग्लिश अगर आते हुए आप कॉन्फिडेंट होंगे, कल को आप कहीं जाके आप स्पीच दे रहे हैं, आप अगर उर्दू में स्पीच देंगे तो आपको सिर्फ पाकिस्तान के लोग सुन रहे होंगे या इंडिया के लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब वही चीज अगर आप कोई पॉडकास्ट में जाए, कोई स्पीच देने जाए, इंग्लिश में कर रहे हैं, आपकी रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड में होगी।
तो इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसको सीखना इम्पोर्टेंट है और आज एज ए डेवलपर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश विद द क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स को हम अच्छा क्लाइंट्स के साथ ज़रूरी नहीं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, आप उनके साथ कॉन्फिडेंट की बात करते हो ना तो वो भी समझ जाते हैं। तो बात कॉन्फिडेंट की, हमें सिर्फ वोकैबुलरी नहीं पता होती, हमारे बोल भी रहे होते हैं हम अटक जाते हैं। वी गॉट स्ट्रक बिकॉज वी डोंट हैव इनफ वर्ड्स इन आवर ब्रेन, दैट्स कॉल्ड वोकैबुलरी। जो हमारे पास इंग्लिश के वर्ड होते हैं हमारे पास नहीं होते वो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो रोजाना नए नए वर्ड सीखें, उनको यूज करें, घर में छोटे छोटे वर्ड बोलें, देखना कैसा इंप्रेशन आएगा। बता रहा हूँ, कोई चीज और नहीं, वोकैबुलरी सीखो, घर में वो बोलो, घर वाले बोलेंगे यार कुछ तो Are we going to start speaking English now? कुछ करे ना करे कुछ चीज कर तो रहे, बंदा स्मार्ट बनता जा रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट करें। Yes, we can start from. आपस में कम्युनिकेशन कैसे करनी है? I don't want to do वॉइस नोट से, ठीक है। चैट मैसेज आप मुझे नजर ना आए, Why? Because it's cringe. और इससे मेरा भी एक फायदा होगा कि चैट में तो ऐसे भी तो वॉइस नोट करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आते हैं हम। सबसे पहले अच्छा आप कंटिन्यू, ठीक है अब है। जी। कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? कोर्स की ड्यूरेशन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है लर्निंग आपकी कभी स्टॉप नहीं होगी। लेकिन मसला इसमें यह है कि आप सिर्फ लर्निंग करते जा रहे हैं, आप लोग अर्निंग कुछ नहीं कर रहे। यही आपकी एक खामी है। जबकि मैंने आपको इतना काम सच बताऊं, मैंने सर 2022 से स्टार्ट किया था, टाइप स्क्रिप्ट से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने टाइप स्क्रिप्ट पे भी काम किया, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया। मैंने नेक्स्ट.जेएस पे भी एक्सटेंसिवली काम किया है। नेक्स्ट.जेएस जब नई नई सर हमने पढ़ा रहे थे, हमारी कंपनी के अंदर तकरीबन 200-250 वेबसाइट थे नेक्स्ट.जेएस पे थी। कोर्स सिमिलर था, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट उसके जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। अब उसको मेंटेन करना, किसी क्लाइंट के अलग रिक्वायरमेंट, तो हमने नेक्स्ट.जेएस के तकरीबन हर फीचर को एक्सप्लोर किया था। बहुत एक्सटेंसिव मैंने काम किया था उस पर। इसका एक और फायदा भी था मेरे पास, सर ने हमें जेमस्टेक पढ़ा। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जो चीजें पढ़ा रही है ना, उसका आपको एडवांटेज दूसरों के मुकाबले में इतना है। उस वक्त सर ने हमें जेमस्टेक इंट्रोड्यूस करवाया था। जेमस्टेक क्या है कि आप अपने नॉर्मल फ्रंट एंड इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारे पास हेडलेस जो है, मतलब जो लो कोड टूल है, वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, उनको एपीआई के जरिए आप कनेक्ट करते हैं। हेडलेस CMS मेरी कंपनी में एक काम आया था, हमारा प्रोडक्ट था, उसमें एक काम आया था, उसमें हमें ई कॉमर्स मॉड्यूल बनाना था इसी जेमस्टेक पे। शॉपिफाई के जरिए हमें हेडलेस बनाना था। हमारा फ्रंट एंड था नेक्स्ट.जेएस पर, हमें उस पर ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी डालनी थी, शॉपिफाई की रिक्वायरमेंट आई थी। पूरी कंपनी में किसी को वो काम नहीं आता, मुझे आता था क्योंकि हमने पढ़ा था। तो ये चीज होती है नई टेक्नोलॉजी पढ़ने की। उसी के बेस से मैंने उस पर काम किया था। 2 महीने का मैंने पूरा मॉड्यूल जो है वो तकरीबन 1-1.5 महीने बना के दे दिया था, और उसी पे मेरी बहुत अप्रिसिएशन हुई थी। मुझे उन्होंने काउंटर ऑफर की थी। इसके बाद मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, फिर काउंटर ऑफर अच्छी खासी दी थी और काफी उन्होंने रिटेन वगैरह किया था। उन्होंने वो भी देते, पोजीशन भी दी थी, ये वो सब कुछ करके। ये फायदा होता है। सर अमीन की बस, सर अमीन ने जब CKAD किया और क्लाउड में अपने कंपनी में बस सर अकेले वो थे जो क्लाउड पे काम कर रहे थे। तो इस चीजें सीख रहे हैं ना भाई, इसकी बहुत डिमांड। लेकिन बात यह है कि इस पर काम भी करें, आप मार्केट करें। लिंक्डइन से भरे पड़े हैं। लिंक्डइन पे पता है एग्जाम पास हो कितने सबने पोस्ट लगाए। मैंने तो अपने पुलिस को कह भी दिया था भाई लिंक्डइन मत खोलना। ठीक है, तो जो मार्केटिंग करते हैं अच्छी बात है, इन चीजों को ज्यादा मार्केट करें। जी जी सर। लिंक्डइन पे जैसे हम स्टूडेंट से अभी हम साथ पढ़ाई के साथ साथ हम अर्निंग भी स्टार्ट करें, तो ऐसा कोई ओवरव्यू दें क्लाइंट हंटिंग किस तरह हो या अच्छा देखें, अर्निंग के जो है ना, सिंपल ये है कि मार्केटिंग हमें बहुत करनी पड़ती है। अच्छा अभी जो है ना, सीधी बता रहा हूँ, कुछ टाइम पे जब से AI के आने से पहले भी मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, इंटर्नशिप भी कम है। ठीक है, और जो है, और ये हर बार फैक्ट है, ये अभी से नहीं फैक्ट, जब पता है क्या हुआ है, और ये ग्लोबली ये रिसेशन आया था जब बड़ी बड़ी कंपनी ने ले ऑफ किया ना, उस वक्त से ये आया रिसेशन। क्योंकि पहले क्या था, बड़ी कंपनी स्थिति ना, उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, उनकी बाकायदा टीम बनी हुई होती है, तो वो प्रोडक्ट नहीं चल पाता कभी कभी, लेकिन उनकी टीम बड़ी हुई होती है बैकअप में। अब इन्होंने जब उनको कहते कहते हैं कि बड़ी शॉर्टेज, इन्होंने कॉस्ट कटिंग की, तो उन्होंने सबको फारिग कर दिया। तो पहले रिमोट जॉब वगैरह थी ना, वो क्या कहते बाहर से हायर करते थे, क्योंकि वहां के बहुत लोगों को पैसे की जरूरत थी नहीं, तो वो महंगे आते थे, दे बिकम टू मच एक्सपेंसिव, तो वो यहाँ पे सस्ते मजदूर देते, सस्ते तो नहीं लेकिन उनको कॉस्ट इफेक्टिव होते थे।
अब वहीं की उनको जरूरत पड़ी, तो जब जरूरत पड़े दर्जा भी चलता है, तो उन्होंने वहीं पर उनको हायर कर लिया। तो वो जो उनको नीड जो थी ना, वो थोड़ी कम पड़ गई ग्लोबल मार्केट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अभी मसला ये है कि हर चीज एआई ने बहुत चीजों को चेंज किया है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, मर्न स्टैक अभी मार्केट में डेड है, सीरियसली बता रहा हूं। पाकिस्तान में वो काम मिल भी जाएगा, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मैं खुद मर्न स्टैक से ही था, ठीक है ना। आपको काम थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। अभी लोग पढ़ा भी है। डेट का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल ही खत्म है, डेट का मतलब वर्थ उसकी अब वो चीज नहीं रही। अभी जो वर्थ चली एजेंटिक एआई की, और यही आगे भी चलेगी। पाइथन वालों की जनरेटिव एआई से एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क चेंज होते रहेंगे, लेकिन काम वही रहेगा। तो आपने एजेंट्स बनाए, उनको मार्केट करें, सिंपल ये। और फ्रीलांस जो हमारे पास फाइवर है, अपर पे ना मुश्किल है, फाइवर पे आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा रिमोट जॉब वगैरह उसमें भी कोई रिमोट जॉब ये है बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आप 300 इंटरव्यू दें, 200 इंटरव्यू दें, तो इसके बाद चांसेस होते हैं कि मिल जाए इंशाल्लाह। जैसे कम नहीं मिल सकते, बात कर रहे हैं, ठीक है जी, एवरेज होती है। तो ये चीजें, ठीक है। आज की टॉपिक इतना ज्यादा है कि कंसल्टेशन भी हमारे पास जाहिर है कि एक रोड में हमारे पास चल जाए, और आपसे बातें भी करनी थी, काफी टाइम हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम फुली लेकर चलेंगे। आज आधा घंटा है, आधे घंटे में हम अच्छी खासी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं सबसे पहले पेन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कोई सवाल भाई कि हमें इस क्वार्टर में सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं? पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके बाद ड्रिवन डेवलपमेंट, तीसरा एमसीपी, ठीक है। और टेस्ट आपके होते रहेंगे। सबसे पहले जाते हैं हम प्रॉम्प्ट, हमारे पास पेन यूनिवर्सिटी की रेपोजिटरी है। इसके अंदर हमारे पास है लर्न एजेंटिक एआई फ्रॉम लो कोड, ठीक है। लो कोड इसमें हमारे पास में सबसे पहले जाएं, जो रेपोजिटरी है उसमें जाएं। Here you can see multiple steps written down. You have to go toward step 2. What's the name of that? Prompt engineering. Prompt and context engineering. Miss please click. समझ आ रही है? छोटी मोटी सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। हम फिलहाल सब नहीं पढ़ेंगे। आप लोग जो हैं, जो एग्जाम में, अच्छा हमारे पास मॉड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। वो ये है कि पहले हम पढ़ाते थे, फिर एग्जाम देते थे। अब जो चीजें हमारे पास एग्जाम में आती हैं हम वो पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम की हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं। एग्जाम में जो हमारे पास चीजें, सबसे पहले इमेज जनरेशन, नैनो बनाना गूगल का, कितने लोगों ने ट्राई किया है? सबने किया है। घर पे जाकर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। अपने आप को एलोन मस्क के साथ करना, इसके साथ करना कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है। नीचे सबसे पहले हमारे पास readme.md की फाइल, इसमें हमारे पास पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा चिट्ठा है, ठीक है। सेकंड पीछे करें, अच्छा ऊपर करें। 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग, ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। फोर्थ है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसकी कुछ टेक्निक्स, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड द 6 पार्ट प्रॉम्प्ट, that are some effective ways and some techniques that we will use while prompting our model. इंग्लिश में सवाल पूछो। After that we will go towards context engineering, that there we will see what the difference between prompt engineering and context engineering. Context engineering is nothing else but an advanced and a more effective version of prompt engineering. समझ आया? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। सिंपल मैं बताया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कुछ अलग चीज नहीं है, एक बेहतर वर्जन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। कितने लोगों ने पढ़ी है वैसे? अच्छी बात है। और इसके अलावा हम देखेंगे इमेज जनरेशन, जो गूगल का जो नैनो बनाना है। ये हमारे पास फन एक्टिविटी भी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि एग्जाम में आई, तो आपको वो अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं readme.md से। पूछूं? Sir, before coming to this session, you said that we should learn anything. So are we going to learn anything? Not right now. We have moved toward OpenAI agent kit. So those who haven't learned anything yet, they are not supposed to learn anything now.
ठीक है, एन पढ़ने की आपको फिलहाल अभी नीड नहीं है। Skip it. हाँ, for now you can skip it. For now you have to focus on prompt and context engineering and then move towards the SpecKit Plus and then MCP. And those who want to learn about the low code development, they can watch the videos available on our University Urdu channel. There will be 2 sessions weekly or Wednesday and Thursday every week, Start new session. in which we will be teaching you guys OpenAI Agent Kit, and we'll see how we can create low code AI agent from the latest release OpenAI Agent Kit. Understand? शुक्रिया, ठीक है। सर जो इंग्लिश बोल रहे हैं बिल्कुल सॉरी। मैंने टाइट होगी ना ये सब सही है जी, आते हैं हम लोग इस पे। सबसे पहले ऊपर आते हैं, मैं ऊपर करें। अच्छा, मैं आपको एक टेक्निक बताऊं, सिंपल टेक्निक जो आप इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए आप पता है क्या करें, आप जब इंग्लिश बोलेंगे ना, बहुत बार आपको समझ नहीं आएगी, आप बोलेंगे, पहले उसको राइट कर लें, फिर उसको बोलें। तो किसी को चैट करने से पहले ना, वॉइस करने से पहले उसको राइट कर लीजिएगा। पूरा राइट ना भी करें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही ना, उसको राइट कर लें, फिर उसको। लेकिन ये भी है कि राइट करने के बाद ये नहीं बस पढ़ के बता रहे हो, वो तो साफ मतलब पकड़े जाओगे कि भाई बंदा खुद नहीं बोल रहा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि राइट पहले करना एक टेक्निक है, राइट करोगे फिर उसको रीड करना। तो उससे क्या होगा कि राइट करने से ज्यादा आपके जहन में वो चीज बैठती है। तो फिर आप जब उसे रीड करोगे तो आपको जो वोकैबुलरी जो है जिसमें आप फंस जाते हो, ठीक है, सारी की वोकैबुलरी की है, जो वर्ड्स जो हमारे इंग्लिश के होते हैं वो आपको आ जाएंगे, तो फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज हमारे पास है प्रॉम्प्ट कोच। ये यहाँ पर एक तरीका बताया गया है कि जब हम लोग नॉर्मल LLM को प्रॉम्प्ट देते हैं तो हम आगे पीछे बढ़ कर दे देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एक टेक्निक बताइए कि आपने अगर कोई अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना है तो आपने LLM को पहले प्रॉम्प्ट देना है, यू हैव टू गिव दिस प्रॉम्प्ट फर्स्ट। इसके बाद यहाँ नीचे देखें, इट्स माय रफ प्रॉम्प्ट। ये क्या कह रहा है, आप LLM को रफ प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन की मदद से इट विल गिव यू अ फाइनल रिफाइंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। वो आपको फाइनल जो रिफाइंड प्रॉम्प्ट है वो आपको देगा, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप है सिंपल, लेकिन मेन कंटेंट हमारे नीचे से स्टार्ट होता है। नीचे आते हैं। अच्छा, अगर इसको ही पढ़ेंगे ना आप लोग तो इसमें आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नीचे आते हैं। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या लिखा, कौन पढ़ के सुनाएगा। Prompt engineering is the art of and science of crafting instructions that guide AI language models to desired learning and communicate effectively with AI. कौन समझाएगा, पढ़ तो सब नहीं दिया। नहीं, मैं पहले का मैं एक बार मजे करके भी पढ़ाऊंगा, कोई किसको मतलब उठाऊं जी। अच्छा, सही जूम कर लें, पीछे वालों नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो ना, थोड़ा और जूम कर देना इसको। What do you think is अब भी नहीं आ रहा, N10 is important or not? यहाँ आ गया है जब, As per my knowledge, अब आ गया। चलो, recently, अबे बस करो भाई, थोड़ा जूम आउट करें। sorry यार, सही है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, पहले डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसमें लिखा गया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन दैट गाइड AI लैंग्वेज मॉडल्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड, क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल करें, डिजायर्ड आउटपुट। Think of it as a learning to communicate effective with AI system to achieve specific goals. सिंपल भाई क्या कह रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर हमने पहले देखा क्या है, इफेक्टिव वे है कम्युनिकेट करने से, किससे, LLM से। आप नॉर्मल बात भी करते हो, लेकिन अगर एक बात बताएं, आप डॉक्टर के पास जाओगे, जितने अच्छे तरीके से आप डॉक्टर को अपनी बीमारी बता पाओगे वो उतने अच्छे तरीके से आपको डायग्नोज कर पाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। आप किसी मैकेनिक के पास गए गाड़ी बनवाने के लिए, ठीक है, जितने अच्छे तरीके से आप उसको बताओगे कि आपके उसमें क्या क्या मसला है, ठीक है, गाड़ी के अंदर, वो इतना अच्छे तरीके से रिजॉल्व करके बताएगा। वो अलग बात है, 2-3 चीजें वो एक्स्ट्रा निकाल लेगा, ठीक है। लड़कियों,
अम्मी आपको खाना बनाते वक्त जितने अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगी उतनी जल्दी आप पूरा खाना बनाएंगी, मतलब उतनी जल्दी आप खाना बना लेंगी। ऐसे ही अच्छे तरीके से, सॉरी मैं वर्ड दोबारा देता हूँ, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से आपको अम्मी खाना बनाना सिखाएंगी, मतलब डिटेल में बताएंगी, उतना अच्छा खाना बनेगा आप लोगों से। अब सही है, ठीक है। तो क्या है, मतलब जितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन, अच्छा ये क्या भी आता है, कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क्स ऑन इट, ठीक है। ये इंग्लिश की एक वो है कि कम्युनिकेशन सिर्फ उनके लिए काम करते जो उस पर काम करते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है कि एक इफेक्टिव वे एआई मॉडल से अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने की जो टेक्निक्स हैं वो हम देंगे, और कुछ भी नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू द एलएलएम, एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक व्हिच वी यूज टू गेट इफेक्टिव आउटपुट फ्रॉम एआई मॉडल्स। अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो कह रहे हैं भाई आपने, यू डोंट हैव टू बी अ प्रोग्रामर और टेक्निकल पर्सन टू राइट प्रॉम्प्ट्स। A normal person who knows English can speak and can write prompts effectively to get their desired output. जरूरी नहीं सिर्फ प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक जो स्टूडेंट होते हैं वो भी तो यूज करते हैं। करते हैं नहीं करते अपने असाइनमेंट के लिए, ठीक है। 5 क्लास का स्टूडेंट हो, 6 क्लास का स्टूडेंट हो, डॉक्टर जो होते हैं, मैंने तो ऐसी वीडियो देखी है, इसमें डॉक्टर जो है मरीज का इलाज चैटजीपीटी से निकाल रहे हैं कि इसमें क्या है। ऐसे डॉक्टर वैसा आ जाए ना। अच्छा वैसे हमने देखा भी था किसी गांव में ऐसा कुछ होता वीडियो, हमने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया था। हमने कहा ये, मेरा एक दोस्त था, कुलीग था, उसको ना रिसर्च करने का बड़ा आइडिया था। वो हर चीज में उसको डोमेन नॉलेज उसको थी, क्या कहते हैं, मेडिकल की। हमने कहा मस्त आइडिया है, इसको किसी गाँव में ले जाते हैं, इसको डॉक्टर बनाते हैं, वहाँ के चैटजीपीटी ओपन कर लेंगे, ये बताता जाएगा, हमारे पैसे आते जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते भी हैं जो होते हैं, खैर वो छोड़ो। लेकिन क्या कह रहा है भाई कि आपको कोई प्रोग्रामर टेक्निकल पर्सन होने की जरूरत नहीं है एक अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने की। जो प्रॉम्प्ट लिखने की जो टेक्निक, ये जो है ना, ये जो इसे कहते हैं आइटरेटिव, मतलब एक बार आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, यू गिव वंस प्रॉम्प्ट टू द एलएलएम, दैट डजंट वर्क, इट डजंट गिव यू एन इफेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटपुट। देन यू रिफाइन द प्रॉम्प्ट, आप उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हो और आप उस प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से दोबारा उसे देते हो, इसे कहते हैं आइटरेटिव। डेवलपमेंट भी हमेशा ना आइटरेशन में, सर ने बताया था, आप एक बार डेवलपमेंट करते हो, काम होता है, उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, फिर आप मजीद उसमें से चेंजेस करते हो, उसको रिफाइनमेंट करते हो और आइटरेशन परफॉर्म करते हो, इसे कहते हैं आइटरेशन, ठीक है। नीचे आते हैं, इट्स बिकमिंग एसेंशियल फॉर मैनी फील्ड्स। सीरियसली बात है भाई, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, सारे के सारे से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट अभी हमने देखा। अच्छा मैं आपको इसको बताऊं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है एआई से जो है एक अच्छे तरीके से बातचीत करना, ठीक है। ये हम जैसे आप टीचर से बात करोगे तो आप टीचर से एक अच्छे तरीके से बात करोगे, ये इफेक्टिव होगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इसका नेक्स्ट वर्जन है, उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा देना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, बैकग्राउंड डेटा, सम कॉन्टेक्स्ट, सम कंटेंट, डेटा, ठीक है। अब एडमिन के पास जाते हो, अपनी क्वेरी बताते हो, एडमिन आपसे आपका डेटा ही मांगता है। ऐसे ही जब आप उसे डेटा देते हो तो एडमिन क्या करता है कि आपको क्वेरी को है अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकता है। सिमिलरली आप जब किसी मॉडल से बात कर रहे हो तो आप उसको जो एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करते हो, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, एक होता है सिंपल प्रोवाइड कर देना। आप खाना खाने जाते हैं, ठीक है, अभी कल ही हम लोग दोस्त वगैरह गए थे अलविका के प्लेटर पे, प्लेटर खाया, सबने खाया होगा। जब किसी रेस्टोरेंट में गए आपने देखा होगा उसमें जो डिश आती है वो सजा कर आती है, है ना? यस। अब अगर वो ये करे, वो चावल ऐसे ही डाल दे, फिर बोटियां डाल दे, और पहले बोटियां डाल दे फिर चावल डाल दे, ये सब मिक्स करके ले आए, खाना वही होगा, डेटा होगा, लेकिन क्या वो अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट होगा? आपको जो रेस्टोरेंट में जो दिखा है कैसे डिश को सजा कर लेकर आते हैं, अगर वो ऐसे ही डाले हुए, यहाँ से एक चम्मच इसका डाला, एक चम्मच इसका डाला, आपके सामने लाकर रख दिया, डेटा आपके पास दोनों सेम होगा, लेकिन क्या होगा कि एक तरीका वो है जो आप उसे सजा कर दे रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वे में दे रहे हैं।
सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एलएलएम मॉडल को दे रहे होते हैं, उससे कुछ टेक्निक्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं गिविंग अ एलएलएम अ कॉन्टेक्स्ट एट अ राइट टाइम इन अ राइट वे इन अ राइट फॉर्मेट। कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, डेटा दे रहे हो, उसे राइट टाइम पे दे रहे हो, जिस डेटा की जब जरूरत है उस टाइम पे उसे दे रहे हो, राइट वे में दे रहे हो। एग्जाम्पल दे रहे हो तो एग्जाम्पल के वे में उसे दे रहे हो, ठीक है। राइट फॉर्मेट, उसका जो फॉर्मेट है वो भी सेम सही दे रहे हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है सिंपल कम्युनिकेशन करना, लेकिन बाज औकात हम जब बात करते हैं एलएलएम से तो उसे कुछ बैकग्राउंड डेटा देना पड़ता है। जैसे आप अपने कोड को देते हो, कोड उसे जब बताते हो कि मेरे कोड में कोई इश्यू आ रहा है, अपना कोड उसे प्रोवाइड करते हो नहीं करते? दैट्स कॉन्टेक्स्ट। अब ये एक चीज ये आ गया, आपने उसे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दिया, अपना डेटा दिया, सवाल पूछा, काम हो गया। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, जो कि एडवांस वर्जन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसमें क्या कहते हैं, आपने अपना जो कोड दिया उसको सही तरीके से दें, उसको बताएं कि भाई मैंने ये टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, इसका ये कोड है, इसको मैंने इन स्टेप्स से जो प्रोसेस किया है उसमें ये आउटपुट आया और यहां जाकर एरर आ रहा है। तो अब क्या हो गया, आपने जो डेटा दिया उसको राइट तरीके से दिया, राइट वे में दिया और राइट टाइम पे देके राइट फॉर्मेट में उसे प्रोवाइड किया। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सिंपल, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, लेकिन दोनों के दरमियान ये फर्क है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब सिंपल बातचीत करना, ले तो आपने प्रॉम्प्ट दिया और आंसर आ गया। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। लाइक मुझे अगर एलएलएम से सर जिया के बारे में मालूमात करना है तो मैं सर जिया का डेटा एलएलएम को पहले प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, फिर सर जिया के बारे में उससे पूछूंगा। तो उस डेटा को देने की इंजीनियरिंग मतलब टेक्निक्स को कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, के मतलब उस डेटा को किस एफिशिएंट वे में हम दें ताकि हमारे पास एफिशिएंट तरीके से रिजल्ट आ जाए। क्लियर है? कोई मसले वाली बात, कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का पूरा हमारे पास एक पार्ट है, हम डिटेल में से देखेंगे, ठीक है। वी विल गो डीप डाइव इन दैट। ये चाहते हैं ऐसा कोई इसने बताया, बाद में देखेंगे। हाउ दे वर्क भी छोड़ो, क्रिएट, ये एग्जांपल हम दोबारा इस पे आएंगे। अच्छा ये देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ लिया ना, देख लेते हैं, अच्छी बात है। इसको मैं एक्सप्लोर करें, थोड़ा स्क्रॉल करें, ठीक है। इसने कुछ एग्जांपल दिए, ये कहता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोनों साथ चलते हैं। कैसे? प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल कोई क्वेश्चन करना, इंस्ट्रक्शन देना और जवाब देना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो आप बैकग्राउंड डेटा दे रहे हैं उसको सही तरीके से देना। ऐसे ही है, मतलब आप जब एआई से क्वेश्चन करेंगे, किसी से क्वेश्चन करेंगे, व्हेन यू विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडल, देन यू हैव टू गिव द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, यू बोथ देन द क्वेश्चन यू आर गिविंग, द डेटा you are giving that called context and the way effective way you are using that called context engineering, ठीक है, कि जो आप उसे डेटा दे रहे हो कॉन्टेक्स्ट हो गया, जिस इफेक्टिव वे में दे रहे हो वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हो गया, और फिर आप उससे जो क्वेश्चन करोगे वो हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्लियर है जी? बैकग्राउंड से क्या मुराद है? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि आप जब एलएलएम से बात कर रहे हैं तो उससे कोई आपके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे सर जिया के बारे में क्वेश्चन देने हैं तो सर जिया के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या? सर जिया का डेटा दूंगा कि सर जिया की पूरी हिस्ट्री, जो सर जिया ने कहां से पढ़ा, क्या नहीं करा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पूछ रहा हूं तो मैं उसको क्या दूंगा बैकग्राउंड? आप एलएलएम से कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे जब एरर आता था, आप उसको अपना कोड प्रोवाइड करते थे? नो सर, बस एरर देता था कि ये एरर जो देते थे वो भी एक डेटा हुआ ना। आप जब उसे एरर देते थे तो वो उस एरर के हिसाब से फिर आपको आउटपुट देता था ना कि इसका सॉल्यूशन ये। तो अगर आप उसे एरर ना देते, आप वो सिंपल बताते कि मेरा ये एरर आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो क्या मांगते हैं, कोड बताओ मुझे। तो कोड जो दे रहे हो वो कॉन्टेक्स्ट है उसका, उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। किस में क्या आ रहा है, एरर किस में आ रहा है वो तो बताओ मुझे, कोई डेटा दो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी बीमारी के बारे में बताते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बोलोगे भाई तुम डॉक्टर हो, तुम खुद बताओ मैं क्यों बीमार हूँ, ठीक है। तो अगर वो अच्छा डॉक्टर होगा, ठीक है, कोई अगर एजिड डॉक्टर होंगे तो वो क्या करेगा वो पता है, ठीक है, बोलेगा पहले किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, सही है, समझ आ गया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिए, कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोनों साथ काम करते हैं। कैसे? एग्जांपल दिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, वो क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट फील्ड वेंडर डेट टोटल, ठीक है, एक उसको डेटा दिया जाएगा
उसमें से क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो कौन सी फील्ड को, वेंडर की फील्ड को एक्सट्रैक्ट करो, डेट की करो, टोटल की करो, और रिटर्न करो जेसन को, ठीक है। और अगर कोई फील्ड आपके डेटा में मौजूद नहीं है तो फिर उसको नल कर दो। मतलब वो क्या कह रहा है कि मैं आपको एक डेटा दूंगा, मैं आपको डेटा दूंगा, उसके अंदर से वेंडर क्या कहते हैं, डेट और टोटल की फील्ड को एक्सट्रैक्ट करो और जेसन फॉर्मेट में दे दो। ये हो गया प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन। अब ये कह रहा है इस फील्ड में ये जो आपने इंस्ट्रक्शन जो दिया है इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। आपने कहा मैं डेटा दूंगा, जो डेटा आप दोगे वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट। अब बोले कॉन्टेक्स्ट क्या दोगे, कॉन्टेक्स्ट आप उसको फ्यू एग्जांपल्स दोगे, जो एग्जांपल्स होंगी ना वो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट होगा। क्या होगा, समझ आया। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड डेटा, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जिसमें से वो आपको देख के बताएगा। तो जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया वो प्रॉम्प्ट हो गया, जो डेटा दिया आपने वो कॉन्टेक्स्ट हो गया। क्लियर है। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कोई अलग से चीज नहीं है, ये वही जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एवोल्यूशन है कि पहले से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते थे, अब क्या करते हैं, उससे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उससे रेलेवेंट डेटा भी देते हैं जिससे वो हेल्प गेट करें, क्योंकि एलएलएम के पास सबका डेटा तो नहीं है ना, ठीक है। जो डेटा उसके पास नहीं है हम उसे प्रोवाइड करते हैं, ये वो चीज है। नीचे सिमिलरली एक और एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, नीचे जाते हैं। अभी तक अगर किसी को प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में कोई मसला हो तो पूछ ले। क्लियर है। पूछता हूं मैं आपसे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, कौन बताएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, हैंड रेस करें। क्या? जी खड़े हो जाओ, हाँ आप ही दे, इस सिचुएशन आप आगे आ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ आप ही बात कर रहा हूं, आपकी सिलेक्शन हो गई सर, ठीक है। हाँ जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंग्लिश में बोलो, अभी तो बात की हमने। देखो, we gave instructions to LLM. we give instruction to LLM. And what is context engineering? Further, Well, the instruction we give that called prompt. What is prompt engineering? Giving the proper It's an effective way of communicating with AI models. yes sir. Basically, prompt engineering is the main issue, main part Of what? of our for conversation. मतलब कौन हंस रहा है जरा बताओ, जरा कौन है, देखो मुझे किसको हंसी आ रही है बताओ, उसकी हंसी अभी निकालते हैं। For conversation. ठीक है बैठ जाएंगे। कोई और बताओ भाई, सजा थोड़ी मिल गई। जी आप बताएं क्या है। Prompt is a set of Instructions. which we give to LLM to perform any action. Yeah. And prompt engineering is an efficient way to write prompt. Yeah. Prompt engineering is an efficient way, is a technique that we use to give to the LLM and get the desired and effective output. मतलब ये है कि एक efficient way टेक्निक है जिससे जरिए हम LLM से अच्छे तरीके से आउटपुट गेट कर सकते हैं, ठीक है, desired output. And what is context engineering? Context is the data which we give to LLM, which Yes. we give to LLM to perform task or whatever we want to share with LLM. And context engineering is the way to define data which we give to LLM to perform any task or anything about our context or data which we give to LLM. पीछे वाले आपसे वो हो गए, इम्प्रेस हो गए, ठीक है। क्या है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज अ वे to give LLM background information or context in a right way, at a right time, in a right format. ठीक है, कि उसे डेटा दे रहे हैं उससे अच्छे तरीके से देने, जो उसे प्रोवाइड करने के तरीके को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। सिंपल है भाई, याद ना रहे तो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये कि किसी अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे से हम प्रॉम्प्ट दे सके, ठीक है। एक होती है बातचीत जो आप दोस्तों से करते हो, एक होती है बातचीत जो आपने अब्बू से करते हो। कैसी वाली दोस्त की तरह कभी अब्बू से बात करके देखो, फिर जो आपके साथ होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, ठीक है। अच्छा, जैनजी कितने हैं यहाँ पर? आप लोग कर सकते हो, आपका मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है। आपका मुझे बताने ब्रो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। Generation Z.
आप लोगों ने हैंड रेस किया, पठान हो ना बेटा? आपके अबू जो इसके बाद करेंगे ना आपके साथ, भूल ही जाओ। हाँ तो पठान है, इसके बाद क्या होगा आपके अबू पता है ना आपको? जी राइट फॉर्मेट सिंपल है भाई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब इफेक्टिव वे से कम्युनिकेशन करना एलएलएम से। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि उसको डेटा दे रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से डेटा अच्छे फॉर्मेट में राइट टाइम पे प्रोवाइड करना, सिंपल है। ठीक है, पहले हम बात करते थे एलएलएम सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन जब उसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। उसको जो सही तरीके से स्ट्रक्चर बनाना मतलब सजा के देना, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। आप बाहर जाते हैं खाना खाने, खाना आपको देते हैं, सजा कर देते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, सिमिलरली भाई ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, नीचे आते हैं। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। व्हाट इज एलएलएम? हु विल डिफाइन इट? लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर दो। Sir, large language model is a machine learning model which is trained on large data sets and it produce human-like output. It produce Human-like text output. how? How? The example is ChatGPT. मैंने ये तो बोले क्या, कौन कौन सी चीजें? हाउ का मतलब कैसे? जो समझ आ रहा है बोल दे, इनको कौन सा बताया? पता तो खड़े ना हो जाते। By predicting next token. दोबारा बोलो, By predicting next token. उनकी तरफ मुंह करके बोलो। By predicting next token. By predicting next token. Basically, LLM is like a prediction engine. क्या ये? प्रेडिक्शन इंजन। ये जो हम एलएलएम इस्तेमाल करते हैं ना, ये कोई जादू नहीं है जो आपको लगता है कि ये जनरेट करता है। ये बहुत सारे लार्ज जो डेटा सेट होता है इंटरनेट स्केल का, जो पूरे इंटरनेट में मौजूद है, उस पर ट्रेन किया गया होता है। और कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं मशीन लर्निंग के, जिन पर ये ट्रेन किया गया होता है, और ये इनको हेल्प करते हैं कि नेक्स्ट डेट जो वर्ड है उसको प्रेडिक्ट कर सकें। जैसे मैंने कहा हाय, तो प्रोबेबिलिटी होगी प्रेडिक्ट करेंगे। हाउ आर यू भी आ सकता है, या आई एम फाइन भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें सेल्फ कंसिस्टेंसी आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है, वो छोड़ो। लेकिन क्या कहते हैं सिंपल कि एलएलएम आर लाइक अ प्रेडिक्शन इंजन। दे प्रेडिक्ट द नेक्स्ट आउटपुट, नेक्स्ट पॉसिबल टोकन और वर्ड। ठीक है, नीचे आते हैं, क्या लिखा है इस पे? ऊपर कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर प्रेडिक्शन। अभी यहाँ देखकर भी नहीं बता सकते थे आप लोग तो। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर प्रेडिक्शन इंजन दैट टेक टेक्स्ट इनपुट। आप जो उसे इनपुट देते हो उसे वो गेट करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उस पर वो वर्किंग करता है। प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मोस्ट लाइकली टोकन। तो आप समझो इसमें होता क्या है। आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हो, उसका रिजल्ट मिल जाता है जो मौजूद होते हैं गूगल पे, ऐसे ही है। अब एलएलएम क्या है कि ऐसे प्रेडिक्शन इंजन है, जो आप उससे क्वेश्चन करते हो ना, वो उसके रेलेवेंट सर्च उसके पास होता है, उसके पास डेटा होता है उसका, वो उस पे एल्गोरिथम की मदद से प्रेडिक्शन करके एक पूरा सेंटेंस बना देता है। तो आपको ये लगता है जादू से दे रहा है, जादू से नहीं दे रहा होता, ये उस डेटा पे ट्रेन हुआ होता है, और ऐसे पीछे पूरे न्यूरल नेटवर्क और सारी चीजें हो रही होती हैं। उन एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके ये आपको एक सेंटेंस बना के देता है। पहले ये एक वर्ड लिखता है, फिर नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। तो ये प्रेडिक्शन चलती रहती है। एक वर्ड दिया, दूसरा वर्ड को प्रेडिक्ट किया, वो किया, तीसरे वर्ड को प्रेडिक्ट किया, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, फिर उसमें वो देखता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, वो लाके देगा। ठीक है, छोड़ो उसको। लेकिन ये ऐसे प्रेडिक्शन करते करते एक पूरा सेंटेंस को जनरेट कर देता है। इसे कहते हैं प्रेडिक्शन इंजन। समझ आ गया? समझ आया कैसे वर्क करता है ये? थैंक यू। 9 मिनट है ना, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा हुआ ये? Essential configuration settings. Essential configuration setting. की कॉन्सेप्ट ऑटो कंप्लीशन। नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करें ताकि ऊपर से पूरा करें। और बस एलएलएम डोंट अंडरस्टैंड इन द ह्यूमन सेंस। ये ह्यूमन की तरह नहीं होते जो हम सोच समझ के पूरा करते हैं। ये सिंपल एक प्रेडिक्शन इंजन होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करते हैं, इसे प्रेडिक्शन करते करते ये पूरा का पूरा सेंटेंस जनरेट करवा देते हैं। क्लियर है? ठीक है, नीचे आते हैं।
रेजिडेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ये तो हमने शायद पढ़ी भी थी थोड़ी बहुत, ऐसे ही है? ये तो नहीं पढ़ी थी? बड़ी थी सर। कितने लोग कह रहे नहीं पढ़ी थी? एग्जाम दिया था, पास हो गए? क्या बात है, अच्छी बात। उसमें नहीं आज सवाल? पता नहीं है, तुक्के मारूंगी। ठीक है, सही सही सही। अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या होती हैं? हमारे पास होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स की कुछ सेटिंग्स होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है। आपने ये देखा होगा कि आप सेम क्वेश्चन जो है चैट जीपीटी से करो, जेमिनी से करो या फिर ग्रोक से करो, सब जवाब सेम आता है? नो सर। जवाब सेम आता है? नहीं आता, डिफरेंट आता है, ठीक है। बात वही होती है लेकिन अंदाज अलग अलग नया होता है, ठीक है। इसी कॉन्फ़िगरेशन के जरिए वो ये आउटपुट जनरेट करता है कि उसके अंदर हमारे पास एलएलएम कुछ सेटिंग्स होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है जिसको हम सेट करते हैं या जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, उनसे वो ये जानता है, उसे मालूम होता है कि मेरा जो आउटपुट है वो कितना क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा, एक चलो अलग अलग छोड़ दो, आप एक सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से करो 2-3 बार, वो आपको हर बार अलग अलग क्वेश्चन जवाब देगा, ऐसे ही हर बार डिफरेंट होगा, क्रिएटिव होगा। तो ये क्रिएटिविटी होती है, ये सारी चीजें हमारे पास आउटपुट होता है, इस सबको, इसकी लेंथ को मैनेज करने, सब कुछ मैनेज करने कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशंस या मॉडल सेटिंग्स। क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशंस या मॉडल सेटिंग। सबसे पहले आता है हमारे पास टेम्परेचर। सबसे पहले क्या आता है? टेम्परेचर। एपीआई के थ्रू करते हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है क्रिएटिवनेस। क्या होता है? क्रिएटिवनेस। चेक करें। आप चाहते हो कि जितना आपका एलएलएम का रिस्पॉन्स ज्यादा क्रिएटिव हो, उतना ज्यादा आपने टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है। द मोर द टेम्परेचर वैल्यू विल बी, द मोर क्रिएटिव आउटपुट यू विल गेट फ्रॉम द एलएलएम, ठीक है। यही आपका जो मॉडल सेटिंग होती है, ये हमारे पास फील्ड है, यही कंट्रोल करती है कि आपका मॉडल कितना क्रिएटिव होगा। अगर इसकी वैल्यू आपने कम रखी तो आपका मॉडल जो होगा वो कम क्रिएटिव होगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो आपका मॉडल ज्यादा क्रिएटिव होगा, ठीक है। नीचे आते हैं व्हेन टू यूज। अब इसकी कुछ ड्राइंग बताई गई है। इसकी रेंज नॉर्मली होती है 0.1 से लेकर 1.0 तक, ठीक है। अच्छा, जेमिनी मैंने पढ़ा था, जेमिनी इसकी रेंज 2.0 तक भी देता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली होती है 0.1 से 1.0 तक। 1.0 मत रख दिया करो वरना वो बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है ना। इफेक्टिव जो हम रखते हैं 0.8 0.9 रखते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव टास्क के लिए होते हैं। सबसे पहले आया हमारे पास 0, ठीक है। अब मुझे बताएं, आपने एक एजेंट बनाया, मैथ का एजेंट, जो कि स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट आर यूजिंग देम फॉर देयर डे टू डे रूटीन एंड फॉर सॉल्विंग देयर मैथ प्रॉब्लम्स। When they ask a question from agent, it gives an answer. They didn't understand it. They ask the same question to the LLM again, but the next time it gives the answer in a different manner. उसने सवाल किया LLM से, एजेंट से, सेम क्वेश्चन किया, उसने एक बार आंसर दे दिया। दूसरा बार उसने सेम आंसर दिया, लेकिन इस बार उसने LLM ने जो था मैथ का जो आपका सम था, जो था उसको डिफरेंट तरीके से बताया। तो मुझे बताओ, जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे और जब सर रिजॉल्व करवाते थे ब्लैक बोर्ड पे या, ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन, सर एक तरीके से बताते थे, फिर जब सर दूसरी बार बोलते थे ना, बेटा इसका दूसरा तरीका भी है, तो सर को हम पहले तो देखते थे, फिर उनसे माफी मांगते थे, सर के बस कर जाए, एक तरीका सही है, कर लिया ना, और क्या। तो सिमिलरली अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैथ का एजेंट हो, ठीक है, अगर आपने एक बार उसे क्वेश्चन किया, उसने एक आंसर दिया, आपने पूरा वो देख लिया, आधा रह गया वो, अब दूसरी बार आप उसे जाओगे तो वो दूसरा आंसर दे रहे, तो मसला हुआ। तो जहां आप चाहते हो कि आपका आउटपुट सेम आए, हर बार सेम आएगा, उसे हम कहेंगे डिटरमिनिस्टिक। क्या कहेंगे? सब बोलो, क्या कहेंगे उसे? डिटरमिनिस्टिक। ये भी वोकैबुलरी में ऐड कर लो, ठीक है, अपने दिमाग में ऐड करो। डिटरमिनिस्टिक मतलब फोकस होगा, वो सेम होगा हर बार, क्रिएटिव नहीं होगा। तो जहां आप चाहते हो कि आपका आउटपुट जो हो वो डिटरमिनिस्टिक हो, सेम हो, वहां पर आपने टेम्परेचर की वैल्यू को कम रखना है, 0 रखना है, 0.3 तक रखना है। अब आते हैं 0.4 से लेकर 0.7 तक।
ये होता है हमारे पास नॉर्मल। आपका थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी होगा आउटपुट और थोड़ा बहुत डिटरमिनिस्टिक भी होगा, ठीक है। नॉर्मल होगा, मैनर अभी रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, सिंपल आपके क्रिएटिव राइटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए नॉर्मल आप 0.7 यूज कर सकते हो। अब आते हैं 0.9 पर। बोले जब आपका टास्क जो है आपको आउटपुट बहुत क्रिएटिव, जैसे पोट्री वगैरह में तो शायरी वगैरह में हम अल्फाजों को चुनाव करके लिखते हैं, उसमें क्रिएटिवनेस हमें चाहिए होती है। तो अगर आप कोई शायराना वो बना रहे हो एजेंट तो उसको 0.9 दो, या फिर कोई आप एक्सपेरिमेंटल कोई आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो जिसमें यह है कि कोई रिसर्च वगैरह को, ठीक है, तो उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। नीचे आता इतना समझ आ गया। जितना ज्यादा का जो होगा आपका क्या कह सकते हैं टेम्परेचर, उतना ज्यादा मॉडल क्रिएटिव होगा, ठीक है। नीचे आते हैं, कितना टाइम हो रहा है, 2 मिनट है ना, ये बस पढ़ लो, इसके बाद छुट्टी दे दें, ठीक है। ये बताओ कितने लोगों को जल्दी हो रही है? 6 बजे आए थे? जिनको जल्दी हो रही है उनकी बात कर रहा हूं यार। 5 बजे? फिर आपको तो 8 बजे चले जाना चाहिए था। मेरी गलती हो गई, मैं घर से सही टाइम पे निकला था, रोड बंद किए हुए थे। हाँ पता नहीं क्यों बंद किए हुए थे, कुछ आ गया। खैर आउटपुट टोकन की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल आउटपुट टोकन। अब बाद लोग एलएलएम से सवाल करते हो, काफी बार वो आउटपुट बहुत लेंथी दे देता है, ऐसे ही होता है। उस आउटपुट की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट लेंथ का एक पैरामीटर है, आप इसके जरिए अपने आउटपुट की लेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। काफी बार आपको जो है आउटपुट शॉर्ट चाहिए होता है, लेकिन इसे यूज करने का भी एक तरीका है। मतलब यह है कि एक नॉर्मल आप रेंज रखा करो, ऐसा ना हो कि आपने आउटपुट की लेंथ को बहुत कम रखा है जबकि आपको जो रिस्पॉन्स है उससे ज्यादा चाहिए। तो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स बीच से कट जाएगा और आपको पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यहां तक रखते हैं क्लास, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद इंग्लिश, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।